एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ सीट से निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन चौहान आगे चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट से आगे चल रही थी। वहीं इस समय केदारनाथ सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन इस सीट पर आगे चल रही है। ये सीट 20 नवंबर को इस सीट पर मतदान हुए, वहीं मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन चौहान इस सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर चल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस सीट पर सबसे आगे चल रही थी, लेकिन बातचीत के साथ साथ ही इस सीट के रुझानों में तब्दीली देखने को मिल रही है। वही केदारनाथ सीट पर इस समय निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं, जिनका नाम त्रिभुवन चौहान है। वहीं केदारनाथ सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। केदारनाथ उत्तराखंड की इकलौती ऐसी सीट है जिस पर इस समय उपचुनाव हुए हैं। वहीं इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान का नाम सामने आ रहा है, निर्दलीय कैंडिडेट है ये। वही केदारनाथ सीट पर ये सबसे आगे अभी चल रही है। बड़ा उलटफेर केदारनाथ सीट पर इस समय, इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान आगे चल रही है। केदारनाथ सीट पर बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले तक भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ यहां पर आगे चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को अभी फिलहाल के रुझानों में ये सामने आ रहा है कि इस सीट पर, केदारनाथ सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान आगे चल रही है। हालांकि ये सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ऐसे में अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है। कई दौर की यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, यहाँ पर चेकिंग होने जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर साफ रुझान सामने आएंगे। हालांकि अभी इस सीट पर यहाँ पर त्रिभुवन चौहान आगे चल रही है, निर्दलीय प्रत्याशी है। थोड़ी देर पहले तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए थी। भाई, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड की सभी 81 सीटों पर यहाँ पर भाजपा से आगे निकली जेएमएम। झारखंड में यहां पर बड़ा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है हेमंत सोरेन की इंडिया गठबंधन के साथ, तो वही भारतीय जनता पार्टी। जेल के बदले वोट का ये नारा झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिया था, तो वही 81 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है जेएमएम पार्टी। जेएमएम 42 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान लगातार बदलते दिख रहे हैं, बातचीत के साथ साथ ही ये रुझान बदलते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय 38 सीटों के साथ आगे चल रही है, तो वहीं 81 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी से जेएमएम आगे निकल चुकी है। 42 सीटों की बढ़त के साथ जेएमएम पार्टी यहाँ पर झारखंड में आगे चल रही है। झारखंड में लगातार हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा था, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये चुनाव लड़ा। उनका कहना था कि जेल के बदले वोट। तो वहीं झारखंड में बीजेपी अब यहाँ पर पीछे रह गई है और जेएमएम पार्टी यहाँ पर आगे निकल चुकी है। 42 सीटों से जेएमएम पार्टी आगे चल रही है और 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हालांकि रुझानों के बदलने में समय नहीं लगता, लगातार यहाँ पर बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और हर जगह यहाँ पर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी रुझानों में बात की जाए, देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर आगे निकल सकती है। लेकिन फिलहाल के रुझानों में 81 सीटों पर जो रुझान अभी तक के सामने आए हैं, जो 10 बजे तक के रुझान अभी तक सामने आए हैं, उसमें झारखंड सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है जेएमएम। हेमंत सोरेन ने नारा दिया था, उनका एक ही एजेंडा था। उन्होंने जनता से अपील की थी कि जेल के बदले यहाँ पर वोट डालें। 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुए। 20 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान यहाँ पर हुआ। वहीं आज 23 तारीख को मतगणना जारी है झारखंड में। वहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। जेएमएम पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पीछे करती नजर आ रही है और 42 सीटों पर यहाँ पर जेएमएम पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वही बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो 38 सीटें अभी भी यहाँ पर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लिए बैठी है। हालांकि ये रुझान लगातार इनमें तब्दीली देखने को मिल रही है। लगातार जैसे जैसे
यहाँ पर बैलेट्स की काउंटिंग हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर रुझानों में तब्दीली देखने को मिल रही है। हालांकि 10 बजे तक के यहाँ पर काउंटिंग के अनुसार, यहाँ पर 10 बजे तक की मतगणना के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है जेएमएम पार्टी से। झारखंड में हेमंत सोरेन ने जेल के बदले वोट का नारा देकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, जनता से अपील की थी कि जेल के बदले वोट यहाँ पर उन्हें दिए जाए। तो वहीं जेएमएम पार्टी यहाँ पर बढ़त के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 81 सीटों पर, झारखंड की 81 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो यहाँ मतगणना हो रही है। 81 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। कई प्रत्याशियों की किस्मत यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा। हालांकि जेएमएम पार्टी अभी तक 42 सीटों के साथ झारखंड सीट पर बढ़त बनाए हुए है और अपनी सरकार वापसी की उम्मीदें लगातार यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुझानों में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। एक एक मिनट के साथ यहां पर रुझान बदल रहे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग का दौर जारी चल रहा है, वैसे वैसे यहां पर सीटों में काउंटिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है। वहीं अभी फिलहाल के रुझान जो सामने आए हैं 81 सीटों पर, झारखंड की 81 सीटों पर जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, उनमें जेएमएम पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 38 सीटों के साथ आगे चल रही है। जेएमएम और इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगातार ये सीटों पर आगे चल रही है जेएमएम पार्टी। वही बात की जाए यूपी चुनावों की, तो यूपी में 9 सीटों पर यहां पर मतगणना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 6 सीटें आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में 3। निर्दलियों के पास एक भी नहीं। तो नसीम सोलंकी जो अभी तक आगे चल रही थी सीसमाऊ सीट से, वो अभी भी आगे चल रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 9 सीटों पर यहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव यहाँ पर लोकसभा में शिफ्ट होने के बाद हुए थे, तो वहीं एक सीट पे निधन होने के बाद ये सीटें खाली हो गई थी, जिसके बाद इन पर चुनाव कराए गए। हालांकि 10 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाले थे। हालांकि अयोध्या की सीट पर राजनीतिक बदलावों के चलते, राजनीतिक समीकरणों के चलते अयोध्या सीट पर चुनाव नहीं कराए गए। वहीं अब 9 सीटों पर जो मतगणना सामने आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 6 सीटें आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में 3 सीटें आ रही है। वही इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ सीट से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2003 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं। वही केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है। जी हाँ, यहाँ पर एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ सीट से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ यहाँ पर एक बार फिर से आगे आ चुकी है। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले ही साझा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विक्रांत वैभव भी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि झारखंड में इस समय क्या कुछ रुझान सामने आए हैं। जी विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। क्या कुछ माहौल इस समय झारखंड में देखने को मिल रहा है? 81 सीटों पर क्या कुछ रुझान अभी तक सामने आए हैं? धन्यवाद प्रियंका चावला जी। अभी झारखंड को जब हम देख रहे हैं, झारखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतिहास में पहली बार झारखंड में रिपीट सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होते जा रही है। और ये ऐतिहासिक जो फैसला झारखंड सुनाने के पथ पे अग्रसर है, ये अपने आप में एक भारतीय राजनीति में फिर एक नया अध्याय लिखने को संकल्पित है। ये जो चुनाव हमने वाच किया, हमने देखा झारखंड का चुनाव को आप बहुत निम्न स्तर पर जाकर देखिए, बहुत बेसिक स्तर पर जाकर देखिए, तो समझिएगा झारखंड क्या मांग रही है, झारखंड की जनता क्या मांग रही है। झारखंड में जिस प्रकार से कई राजनीतिक दलों का कई ऐसे मापदंड से वहां पे विरोध प्रदर्शन रहा झारखंड के आदिवासियों के साथ, झारखंड के विकास के साथ, तो उसका एक परिणाम है ये जो चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। इसका इफेक्ट केवल झारखंड में ही नहीं पूरे देश में देखने को मिल सकती है। और खासकर जब झारखंड का विश्लेषण हम जाकर महाराष्ट्र में करते हैं तो आंकड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं विश्लेषणात्मक हम देखते हैं तो आंकड़ा वहीं पे आकर खड़ी होती है। झारखंड का चुनाव अपने आप में इस बार अनूठा चुनाव है और ये रिपीटेशन की सरकार बनना एक। विक्रांत जी, 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुए, वहीं
आज वोटिंग होने जा रही है, काउंटिंग होने जा रही है, ऐसे में जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है इन सीटों पर। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त के साथ आगे चल रही है। ऐसे में 42 सीटों पर अभी तक जेएमएम आगे चल रही है, 38 पर भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कुछ बदलाव अभी देखने को मिल सकते हैं? 10 बजे तक के अनुसार यहाँ पर काउंटिंग जो सामने आई है, 42 सीटों पर जेएमएम आगे बढ़ रही है। तो क्या ये इसी तरह से बना रहेगा? क्या जेएमएम एक बार फिर से वापसी करेगी? जो हेमंत सोरेन ने नारा दिया था, जो जिस बेसिस पे उन्होंने कैंपेन किया था कि जेल के बदले वोट, तो जनता यहाँ पर जेल के बदले क्या उन्हें वोट समर्थन अपना देगी? और साथ ही क्या एक बार फिर से उभर कर जेएमएम पार्टी सामने आएगी? निश्चित कल्पना चावला जी, निश्चित। ये आपको पिछले समय में मैंने बोला कि ये जो जीत होगी, ये हेमंत सोरेन का जो मैनिफेस्टो है, और हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से उनके कामों को दबाया गया, खासकर हेमंत सोरेन कुछ अच्छा करना चाहे, उनको जिस तरीके से दबाया गया, तो इसका एक नतीजा हुआ। आदिवासियों के साथ जब अत्याचार हुई तो हेमंत सोरेन खुल के उस पर बोला, तो कहीं न कहीं उस फाइल को, उस चीजों को दबाने के लिए एक संयंत्र के थ्रू हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, जिसका नतीजा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत मतलब एक बड़ा मापदंड से हेमंत सोरेन को यहाँ से फिर से झारखंड जिताते हुए प्रतीत होते हैं। इससे ये साबित झारखंड कर रहा है, वहाँ का आदिवासी वोटर कर रहा है, वहाँ के दलित वोटर कर रहा है कि कोई भी बाहरी लोग, हम विश्लेषणात्मक देखते हैं, कोई भी बाहरी लोग आकर अपनी चीजों को, अपनी मोनोपोली को झारखंड में नहीं थोप सकता है। झारखंड झारखंडियों का सुनता है, ये यहाँ पे प्रदर्शित होते जा रहा है। खासकर अब आंकड़ा देखें तो मेरा जो अपना अनुभव है, अपना मानना है, मैंने झारखंड को बहुत नजदीक से पिछले दिनों बात किया, तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगी। ये 81 सीट का चुना है, लगभग मुझे उम्मीद है कि 60 सीट प्लस जेएमएम यहाँ पे निश्चित रूप में लाएगी। विक्रांत जी, बात की जाए यहाँ पर झारखंड की तो हमने बात कर ली, जेएमएम यहाँ पर बढ़त बनाए हुए देखी जा सकती है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। 118 सीटें, कुल 118 सीटें फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रही है। 288 सीटों पर यहाँ पर मतगणना हो रही है। 210 सीटें महायुक्ति के खेमे में नजर आ रही है। ऐसे में कुल 118 सीटें यहां पर अकेली भारतीय जनता पार्टी लेकर सामने आ रही है। क्या लगता है कि ये रुझान ऐसे ही बने रहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को जब समझते हैं, तो हर प्रदेश की अपनी अपनी चुनाव की एक मापदंड होते हैं, अपने अपने एक विकास का पैमाना होता है। विकास का पैमाना अलग राज्य का अलग होता है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में विक्रांत जी, ये भी देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कुल यहाँ पर 192 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 102 सीटों पर लड़ रही है। तो कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है। क्या कुछ फेरबदल राज्य की राजनीति में अब देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप में अभी शुरुआत का रुझान है। अभी महाअघाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये आंकड़ा 100 से 125 के बीच, मतलब 115 से 125 के बीच में जाने की, जो हम लोगों को फीडबैक है, जाने की संभावनाएं हैं। सरकार बनते हुए नहीं देखी जा सकती है महाअघाड़ी की। जी। चलिए विक्रांत जी, बने रहिए आप हमारे साथ। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से शिवा जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल इस समय गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है गाजियाबाद सीट पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजीव शर्मा लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। संजीव शर्मा के लिए खास बात ये भी कह सकते हैं, 10 साल से लगभग वो महानगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में देखा जाए, जनता के साथ जो उनका जुड़ाव है काफी सालों से रहा, जो उनका अनुभव है जनता के प्रति वो काफी अनुकूल रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद में लगातार कोशिशें की हैं, सूबे के मुखिया चाहे योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम हो, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े जो कार्यकर्ता या नेता लगातार संजीव शर्मा के समर्थन में लगभग सम्मेलन या फिर कह सकते हैं रोड शो किया। तो कहीं ना कहीं संजीव शर्मा के लिए दो तरफा फायदा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। एक तरफ से कि जिस प्रकार से वे लगभग महानगर अध्यक्ष रहे तो लगातार जनता से जुड़े रहे, साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में वोटों से जनता से अपील करी, तो इन दोनों चीजों से उनको फायदा मिला और लगातार वो दिख रहा है कि जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, लगभग 15,000 से भी अधिक वोटों से वो आगे चल रहे हैं।
किस क्षेत्र का यहाँ पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है? किस ऐसा कोई मुद्दा है जिसने इन रुझानों को बदलने में यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाई है? क्या मुद्दे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद की सदर सीट खाली हुई थी जहां से संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। ऐसे में सदर सीट पर देखा जाए, जो खोड़ा कॉलोनी खोड़ा क्षेत्र है, वहां पर दो चीजों की, पेयजल की एक समस्या लगातार बनी हुई थी। पेयजल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी उभारा और लोग जनता के सामने लेकर आए। साथ ही साथ संजीव शर्मा ने भी लगातार कहा कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो खोड़ा की जनता के लिए एक बेहतर पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ बालिका डिग्री कॉलेज की भी व्यवस्था मैं जल्द से जल्द करके दूंगा। तो शायद ये जो लुभावना तरीका था जनता को लुभाने के लिए, ये संजीव शर्मा का काम कर गया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, ऐसे में देखा जाए तो जनता ने समर्थन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिया। और ये बात पहले ही लगभग संभव हो गई थी, या बताया भी गया था कि जिस प्रकार से गाजियाबाद में लगातार सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा, ऐसे में अगर जो 8 लोकसभा 8 अगर जो उपचुनाव की सीटों को छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से पहले ही उम्मीदों में थी। हालांकि रुझान आने के बाद साफ तौर से जो लोकसभा में सपा को फायदा हुआ था, वो साफ तौर से पता चल रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी शिवा, बात की जाए अभी सिर्फ 10:30 बजे हैं और अभी के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए है, तो क्या यहाँ पर फेरबदल की उम्मीदें लगाई जा रही है? साथ ही कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो सबसे प्रभावित रहेगा इस सीट पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, फेरबदल हालांकि हो सकता है, लेकिन संभावना कम जताई जा रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगभग 15,000 वोटों से है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सपा की बात करें तो सपा गठबंधन लगभग अभी 1,000 वोट ही प्राप्त कर चुकी है। साथ ही साथ अगर बसपा की बात करते हैं तो सिर्फ 561, और अदर्स की बात करते हैं तो लगभग 150 से 30 फीसद सिमट कर रह गई है। तो अंदेशा लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सदर सीट से लोकसभा में जो चुनाव हुए थे या राज्यसभा में चुनाव हुए थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी गाजियाबाद में, शायद उसी तरह से आज जो उपचुनाव की आते आते जो नतीजे आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से बहुत आगे दिख रही है। चलिए शिवा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही रुक करेंगे एक बार फिर से विक्रांत जी की ओर, उनसे जानेंगे कि 9 सीटों पर ऐसे क्या रुझान है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अभी तक सामने आ रहे हैं। कितनी सीटें भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी अभी तक बनाए हुए है? देखिए, उत्तर प्रदेश को आप समझिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, विक्रांत जी, कितनी यहाँ पर राजनीति पर इन सीटों की नतीजे कितना प्रभाव डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? क्या ये जो सत्तारूढ़ सरकार है, ये विपक्ष अगर यहाँ पर अपनी बढ़त बना लेती है तो सत्तारूढ़ सरकार के लिए क्या ये खतरे की घंटी है? निश्चित, अगर विपक्ष यहाँ पे बढ़त बनाती है तो निश्चित एक संकेत होगा। संकेत इस संदर्भ में होगा कि बिना कांग्रेस के साथ लिए, कांग्रेस अलायंस में है जरूर है, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट वहां उत्तर प्रदेश में नहीं कैंडिडेट है। इसके बावजूद अगर विपक्ष इतनी मजबूती से आता है तो ये बड़ा संकेत होगा, खासकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए बड़ा संकेत होगा। योगी आदित्यनाथ जी जिस मंशा के साथ वहां पे काम कर रहे हैं और वे केंद्र की राजनीति में जाने। विक्रांत जी, क्या यहाँ पर कटेंगे तो बटेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था चुनावों के बीच, वो काम करेगा या फिर अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे? अभी तक तो जो समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव जी का जो नारा था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर 3 से 4 सीट भी अखिलेश यादव जी लेते हैं तो अखिलेश यादव जी का ये बढ़त माना जाएगा। इसलिए बढ़त माना जाएगा, समझिए इस चीजों को, कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले हैं मैदान में, बावजूद इसके कि पूरी सिनेरियो उसके साथ है, पूरी सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बावजूद 4 सीट अगर लेते हैं, और वे 4 सीट वे ले रहे हैं जहां से संभावनाएं कम बताई जा रही थी। आप समझिए वहां के एनालिसिस को कि वे 4 सीट बढ़त बनाते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक इफेक्ट। विक्रांत जी, बात की जाए, जब मतदान हुए थे तो काफी बवाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कई सीटों पर। उसमें से एक सीट सीसमाऊ भी थी। यहाँ पर 45% मुस्लिम बहुल इलाका है, 45% मुस्लिम लोगों ने वोट डाला। हालांकि यहाँ पर उनकी तरफ से भी काफी प्रतिक्रिया आई थी कि वोट नहीं डालने दिया। ऐसे में अभी उसी सीट से नसीम सोलंकी जो है वो आगे चल रही है, तो अगर वो पीछे हो जाती है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बवाल की उम्मीदें की जा रही हैं या फिर री इलेक्शन की भी बात सामने आ सकती है?
देखिए उस सीट को समझिए, उस सीट में बहुत ज्यादा पेच फंसाया गया। जी चलिए विक्रांत वैभवी जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड की एक केदारनाथ सीट पर यहां पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर यहां पर सभी पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। कड़ा मुकाबला जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी यहां पर रेस से बिल्कुल ही बाहर होती नजर आ रही है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीसमाऊ में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर आगे हो चुके हैं सीसमाऊ सीट पर। सीसमाऊ सीट से एक बार फिर नसीम सोलंकी जो है वो आगे चल चुकी है। सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस सीट पर फिर से पीछे हो गए हैं। बड़ा उलटफेर सीसमाऊ सीट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी कई हजार वोटों के मार्जिन से 28,315 वोटों से यहां पर नसीम सोलंकी आगे चल रही है सीसमाऊ सीट पर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। हालांकि हर एक मिनट के साथ यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। हर काउंटिंग के साथ बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। सीसमाऊ सीट पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस सीट से आगे हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी पीछे हो गए हैं। कड़े मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ही रेस से बाहर होती नजर आ रही है। यूपी उपचुनावों में बड़ा उलटफेर इस समय का, जहां पर 28,315 वोटों से यहां पर नसीम सोलंकी इस सीट से आगे चल रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी इस सीट पर एक बार फिर से पीछे हो चुके हैं। लगातार रुझानों में बदलाव देखने को मिल रहा है, फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीसमाऊ सीट पर अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बढ़त बना ली है 28,315 वोटों के साथ। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों के उपचुनावों के परिणाम काफी बड़ा यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। काफी ज्यादा योगदान इनका माना जा रहा है। काफी बड़ा उलटफेर यहाँ पे राज्य की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। वहीं सीसमाऊ सीट से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, सीसमाऊ सीट के लिए मतगणना लगातार जारी है। कई राउंड्स के लिए यहाँ पर ऑलरेडी काउंटिंग हो चुकी है। कई राउंड की वोटिंग अभी यहाँ पर चल रही है, काउंटिंग चल रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों में यहाँ पर सीसमाऊ सीट पर एक बार फिर से 28,315 वोटों के साथ नसीम सोलंकी ने बढ़त बना ली है। यहाँ पर सीसमाऊ सीट पर 5 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। हालांकि 5 प्रत्याशियों में से कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर बढ़त बना ली है। हालांकि लगातार हर एक मिनट के साथ रुझानों में तब्दीली देखने को मिल रही है, उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा के सुरेश अवस्थी सीट से पीछे हो गए हैं। 28,315 वोटों से नसीम सोलंकी आगे हो गई हैं। 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे थे। हालांकि 5 प्रत्याशियों में से 2 ही प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला इस समय देखने को मिल सकता है सीसमाऊ सीट पर। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सोनी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ रुझान अभी तक 9 सीटों की मतगणना में सामने आ रहे हैं। जी शुभम। इसकी जो अब शुरुआती पहल हुई है और मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से हुई है और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी है वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें अब और तीव्र गति की ओर बढ़ने लगी हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जब से रुझान आना शुरू हुए हैं काफी हेरफेर और उलटफेर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाने वाली कानपुर की सीसमाऊ सीट पर नसीम सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी से बतौर उम्मीदवार हैं और इससे पहले भी सपा का गढ़ कहा जाने वाली ये सीट अपने आप में बेहद अहम है और 28,000 वोटों के आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसे कई अलग अलग नतीजे आज देर शाम तक सबके सामने आते रहेंगे। और तमाम इस जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी के तौर पर मौजूद हैं आसिफ सर और उनसे भी डिस्कशन कर लेते हैं आज के इस पूरे चुनाव में और बदलावों के परिवर्तन के साथ। आसिफ जी, देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को देखा जाए 2022 के चुनाव से ज्यादा अहम माना जा रहा है उपचुनाव और ये हॉट सीट सीसमाऊ में जो कि नजारे अभी सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को लेकर के क्या गति इसी तरह से आगे बढ़त बनाएगी?
देखिए, सीसा मऊ पे बीजेपी ने बड़ा अच्छा जातीय समीकरण बनाया, जिसके चलते बीजेपी कभी आगे हो जाती, कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जा रही है। कह सकते हैं कि सीसा मऊ विधानसभा का जो उपचुनाव के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है सीसा मऊ विधानसभा सीट पर। अगर हम बाकी जगह उपचुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 9 सीटों में कभी 8 सीट पर जो है वो बीजेपी आगे हो जाती, तो कभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे हो जाती, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी, कभी 2 सीट पर। अगर दोनों चीज का आंकड़ा आप देखोगे तो यहां बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी कर रही है। कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियां हैं, वो नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया था कि बटोगे तो कटोगे, उस नारे का असर दिखाई दे रहा है, एकजुटता दिखाई दे रही है या वोटों के अंदर। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई और राजनीतिक हलचल में जिस तरह से चुनाव के पहले सरगर्मी हुई है, सियासत में हलचल करते हुए आम जनता के विकास पर भी यहां फोकस किया गया है। नहीं, बिल्कुल सरकार की योजनाएं की वजह से ही हो रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, अब यहां पर 2 चीजें कंपेयर करने के लिए हो जाएंगी कि आप लोकसभा चुनाव हम केंद्र सरकार के लिए चुनना है, हम सांसद जो चुनना है वो सांसद जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे, और जो हम विधायक चुनते हैं वो राज्य में सरकार बनाएंगे। यानी कि 2 चीजें यहां विश्लेषण होगा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान अगर हुआ था, तो फिर केंद्र सरकार की योजनाओं पसंद नहीं आई थी उत्तर प्रदेश में, और अगर उपचुनाव में बेहतर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए तो कह सकते हैं आप कि राज्य की बीजेपी सरकार की अच्छी योजनाएं जो थी लोगों को पसंद आई, और योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने के स्टाइल जो है और उनके काम करने का स्टाइल वो लोगों को पसंद आया, इसलिए उन्होंने जिताया। ठीक, आसिफ जी, इससे पहले अभी देखा हुआ है, कुछ ही महीनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन कहा जाता है कि जब वक्त बुरा आता है तो सुलझाने के लिए और समझने के लिए एक बार फिर दिशा बढ़ती है। तो क्या इस बार का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाने वाला उपचुनाव आने वाले 27 के लिए बेहद कुछ अलग नतीजे लाए? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि जब भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होता है, उससे पहले कोई उपचुनाव हो तो वो सेमीफाइनल होता है, फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में जोश उपचुनाव से भरता है और एक मैसेज जाता है जनता के बीच। देखिए कि जनता में हमारी पैठ है। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो है मोह भंग हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार जन विरोधी सरकार है, यहाँ पर विकास के काम नहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल बना रहे थे, लेकिन सरकार लगातार कह रही थी कानून व्यवस्था को हमने पहले से बेहतर किया, अपराध पर हमने लगाम लगाई यहाँ पर, और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, हमारी ट्रांसपोर्ट जो नीति थी वो लोगों को पसंद आई, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने काम किया। पहले हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, अभी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन सुधार बहुत ज़्यादा हमने किया, हर क्षेत्र में हमने काम किया, जनता हमें पसंद कर रही है। अब बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया, यानी कि जो चुनाव विधानसभा का होगा उसमें बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, और समाजवादी पार्टी जो अति आत्मविश्वास में दिखाई दे रही थी उसको भी सोचना पड़ेगा, फिर से मंथन करना पड़ेगा। उपचुनाव का ये समय चल रहा है, आज नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन पहले भी समाजवादी पार्टी का अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासत उनके द्वारा भी चलाई गई है। मुलायम सिंह यादव रहे हैं, अखिलेश यादव रहे हैं, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान रही है। पुराना राजनीतिक अनुभव उनके साथ था, लेकिन वर्तमान में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के आयामों को गिनवाती हुई कई घोषणा करे वायदों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या लग रहा है इस बार की कितनी ज्यादा सीटें किस संभावित उम्मीदवारों के लिए उनके हिस्से में, खाते में, झोली में जाएंगी? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर आप बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। 9 में से कह सकते हैं 7 सीटें, कभी 8 सीटें दिखा रही। अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो 7 से 8 सीटें भी बीजेपी को मिल सकती हैं। तो शुरुआती रुझान है, इसको कह के आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन यहीं पर आसपास में रह रहा है। बात अगर उत्तराखंड की अगर हम कर रहे हैं तो केदारनाथ बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर हम जीत हासिल करके लगातार जो 2 बार हमारी हार हुई है उत्तराखंड के अंदर, तो हम यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। जो 2 चुनाव हम हारे हैं उससे हताशा पर पार्टी भी है, कार्यकर्ता भी है। अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं में एक उमंग आएगी, उत्साह आएगा, आगे के विधानसभा चुनाव में हमें हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। लोकसभा चुनाव में भी उसको नुकसान हुआ था, आपने देखा कि
उत्तराखंड का अपना एक इतिहास है राजनीति। वहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर उससे जनता ऊब जाती है क्योंकि वो काम नहीं करते, तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है, फिर बीजेपी की सरकार बनने पे वहां जनता को फिर काम पसंद नहीं आता, फिर कांग्रेस की बन जाती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक राजनीतिक इतिहास वहां पर रचा कि लगातार 2 बार उनकी सरकार बनी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने, तो यहां पर एक इतिहास बीजेपी ने रचा है वहां। लेकिन अब इनको लग रहा था कि सरकार की योजनाएं काम नहीं आ रही हैं, सरकार की योजनाएं जन विरोधी योजनाएं, कांग्रेस इस तरह का माहौल बना रही, केदारनाथ में हम जीतेंगे, केदारनाथ का उपचुनाव जीतकर एक संदेश जाएगा कि देखिए सरकार से नाराज है केदारनाथ की जनता। क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण केदारनाथ चुनाव को लेकर बन जाती है। देखिए उत्तराखंड का जो हमारा कारोबार है वो पर्यटन कारोबार के ऊपर है, और केदारनाथ हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां पर धार्मिक स्थल हैं, केदारनाथ बाबा का वहां धाम है, तो पर्यटन कारोबार को लेकर कांग्रेस घेर रही कि उत्तराखंड की सरकार पर्यटन कारोबार को लेकर काम नहीं कर रही है, इस क्षेत्र में फेल हो गई है। अगर केदारनाथ पर जीतती है बीजेपी उपचुनाव, हालांकि सीट उसी है, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि पर्यटन को लेकर भी जनता संतुष्ट है जो राज्य की सरकार वहां पर काम कर रही है। और आंकड़े लगातार ये बता रहे हैं कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, उससे आगे निर्दलीय है, यानी कि आपसे आगे तो निर्दलीय है, आपका काम तो बिल्कुल पसंद है। यानी ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें, फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही हैं। केदारनाथ भी लगातार आशा नोटियाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस का तीसरे नंबर पर, यानी कहा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी के नाते बहुत नीचे की बात है कि अब तक नहीं हुई है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी आज चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी अगर देखा जाए तो महायुति की सरकार आगे बढ़ रही है। क्या एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है कि जहां जाती है वहीं लहर दिख जाती है? देखिए महाराष्ट्र और झारखंड, फिर यहां पर 2 जगह विधानसभा का चुनाव, 2 राज्यों में उपचुनाव, 2 जगह विधानसभा चुनाव। उपचुनाव को लेकर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। दूसरा, महाराष्ट्र में आप देखें, महाराष्ट्र में 145 सीटें चाहिए और कहां 180 से भी रुझान में ऊपर चल रही है बीजेपी। अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते तो स्पष्ट बहुमत से कहीं आगे से उसके आगे वहां पर बीजेपी पहुंच रही है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र की जनता ने उनकी सरकार के कामकाज पर मोहर लगा दी, यानी कि वहां पर सरकार एक बार फिर से हो सकता है, कह सकते हैं कि बीजेपी बनाने के लिए जा रही है, क्योंकि रुझान जो है ज्यादातर में तब्दील नहीं आएगी। 145 सिर्फ चाहिए 288 में से। तो दिन की शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत है, अभी बहुत लंबा वक्त है, लेकिन अमूमन इसी तरह का रहेगा। 188 में अभी 145 चाहिए, तो इसका मतलब अंतर 145 और 188 का काफी होता है। अगर हम कह भी दे कि नीचे आएंगे तो इतना ज्यादा नीचे नहीं आ सकते। 145 यानी कि कह सकते हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है। हालांकि रुझान है, लेकिन आप रुझान से कयास लगा सकते हैं कांग्रेस की हालत वहां पर बहुत ज्यादा खराब है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वहां पर जो इन्होंने चुनावी वायदे किए, दावे किए, जनता को रुझाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहां की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। बात झारखंड की करें तो यहाँ पर संतुष्टि है जरा कांग्रेस प्लस के लिए कह सकते हैं। कांग्रेस के जो साथी हैं कांग्रेस के, वहां अच्छी बढ़त, स्पष्ट बहुमत वहां यूपीए को मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आशुभ जी, जिस तरह से आपने बताया है कि उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। आने वाले समय में फरवरी बेहद नजदीक है और ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र या झारखंड या इन उपचुनावों के बदलाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो आप पार्टी के लिए किस तरह की मुश्किलें जन्म लेंगी? देखो, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही मुश्किल में चल रही है, चारों तरफ से घिरती जा रही है। कई बड़े नेता छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा, वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, आतिशी बनी। उसके बाद आपने देखा कि गहलोत अभी एक बहुत बड़े मंत्री, गहलोत बहुत बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के हैं, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी को बहुत बड़ी मजबूती यहाँ पर मिली। और खाली ये नहीं है कि आप दिल्ली के अंदर इसका असर पड़ेगा, बाकी जो आगामी जो चुनाव हैं उन चुनाव पर इन परिणामों का असर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के ऊपर भी असर पड़ता है, पार्टी के नेताओं के ऊपर भी असर पड़ता है, मनोबल पर पड़ता है, कह सकते हैं कि साइकोलॉजी भी इसका असर पड़ता है। और जनता भी सोचती है कि ये लगातार जीत रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि बीजेपी को अब जनता पसंद नहीं कर रही, जीते बीजेपी से मोह भंग हो गया, तो ये नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है। बीजेपी अभी भी मजबूती के साथ
चुनाव लड़ रही है, रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है, इसी हिसाब से परिणाम भी उसके पक्ष में आ रहे हैं और आने वाले चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बाकी राज्यों में भी। आशिफ जी, सबसे बड़ा एक सवाल बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और सबसे शुरुआती पार्टी है, उसके बावजूद आज जो स्थिति देखी जा रही है, गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद के साथ में कई पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या अब कांग्रेस को खुद का ही डर सताने लगा है कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस कह सकते हैं कि वक्त के हिसाब से कमज़ोर होती जा रही है, कई राज्यों में कमज़ोर हुई, हालांकि कई जगह नतीजे संतोषजनक आए। कांग्रेस का ये मानना था कि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सरकार बनेगी, आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस कह रही थी कि हरियाणा में हम जीत हासिल करेंगे और इस हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस हिसाब से मान के चल रहे थे कि हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। उत्तराखंड में वहाँ पर हार गए, उत्तराखंड में, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं बड़ी पार्टी के तौर पर, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं अब महाराष्ट्र में देखा आपने, महाराष्ट्र में उम्मीदें थी, वहाँ पे नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान से, यहाँ से उसकी सरकारें उसकी चली गई। अब जो परिणाम आ रहा है कि महाराष्ट्र में फिर पहले गठबंधन की सरकार थी, उसके बाद फिर बीजेपी की एनडीए की सरकार बन गई। अब जो परिणाम निकल के आ रहे हैं फिर से एनडीए के पक्ष में निकल कर आ रहे हैं। झारखंड में जो है अब बाकी जगह जो है थोड़ा सा संतुष्टि हो सकती है उसको उत्तर प्रदेश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है कठेरी में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे है। 1517 वोटों से शोभावती वर्मा आगे चल रही हैं। कठेरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं। जी हाँ, कचहरी में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से बढ़त बनाकर आगे निकल चुके हैं। 15,017 वोटों से शोभावती वर्मा इस सीट पर बढ़त बना चुके हैं। जी हाँ, कचहरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फिर से पीछे हो चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी 6 के साथ यहां पर नजर आ रही है। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में इस समय 3 सीटें नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कठेरी सीट पर भी यहां पर पीछे हो चुका है और यहां पर इस सीट पर ये काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रुख करेंगे शुभम का। शुभम जी, शुभम, ये जो झारखंड में हमने बदलाव देखा, झारखंड के बदलाव में क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा, क्या ये नतीजों को प्रभावित कर रहा है झारखंड की राजनीति में? प्रियंका, देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तब चाहे झारखंड की बात की जाए, महाराष्ट्र की जाए या फिर यूं कहें कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो सियासत हलचल होती है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होता है। इस पर कार्रवाई को लेकर इससे पहले आपने भी देखा उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई। यह भी एक हिस्सा राजनीतिक था जहां पर सियासत गरमाने को लेकर के किया, अपने तरफ आकर्षित करने का केंद्र बना रहा। उसी तरफ दूसरी तरफ आपने देखा होगा मुरादाबाद में जिस तरह से शौकत अली का बयान सामने आया है और कावड़ियों को लेकर के और यहां पर नवाज अदा करने को लेकर के कोई काफी तस्वीरें सुर्खियों में रही हैं। तो ये एक महज राजनीतिक माहौल को बनाने और अपने पक्ष में वोट के जनता को लुभाने का प्रयास होता है और शायद यही नतीजे रहे हैं प्रियंका, जो झारखंड में भी देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा असर कारक सिर्फ 2-4 दिन की वो राजनीति नहीं होती, इसके पीछे का एक बड़ा लंबा समय होता है। उम्मीदवार के चेहरे पर यह चुनाव होता है, लेकिन वो चुनाव के लिए मोहर भी उम्मीदवारों पर तब लगती है जब प्रभारियों के द्वारा, पार्टी प्रभारियों के द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर के यह अनुमानित लगाया जाता है कि अगर किस चेहरे को जनता भरोसे के रूप में देखती है, उस पर भरोसा पार्टी के द्वारा देखा जाता है और फिर वो उम्मीदवार उम्मीदों पर कितना जनता की खरा उतरता है, ये एक बड़ा विषय होता है। और इसी की ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जी आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले अरशद राणा AIMIM प्रत्याशी मीरापुर सीट से उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चुनाव हुआ है। चुनाव का आपको पता है, एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव हुआ है। पूरा जितना भी हो सकता था प्रशासन ने पूर्ण तरीके से वोट पर प्रतिबंध रखा है। जैसे 80-90% पोलिंग होने वाला था, लेकिन वो 50 तक कैसे कैसे पहुंचा है। और जो खास करके मुस्लिम समाज थे, उनमें 30% का भी एवरेज मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जहां पे 12-13 हजार वोट पड़ी थी ककरोली गांव में, वहां पर मेरे ख्याल से बहुत कम वोट, शायद 1601 वोट पड़ी है। इस तरह की
सिकंदरपुर में देख लीजिएगा, मीरापुर में देख लीजिएगा, और आपका रुड़कली में देख लीजिएगा, आप सीकरी में देख लीजिएगा, जोली में देख लीजिएगा, आप जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे तो वहां पर बहुत ज्यादा, और खास करके एक चीज और सामने आई है कि कोई पर्ची विशेष थी जिस पर्ची को दिखाकर पुलिस एंट्री ले रही थी वोटरों की, नहीं तो अन्यथा एक तरीके से उस पर बिल्कुल एक बैरिकेड किया हुआ था। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर जी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में लोगों ने भरोसा जताया है, और अभी आप देखिए 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पूर्ण विश्वास है कि अभी मतगणना अभी शुरुआती दौर है, 9 की 9 सीटें जीतेंगे हम लोग। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं। पूरे देश में जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। देश की जनता मोदी जी के विकास का, जो डबल इंजन का में ही भरोसा जता रही है। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश का विकास हो सकता है, इसलिए ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ सीट पर फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जैसा हमने पहले भी बताया, हर एक मिनट के साथ यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नौटियाल यहां पर आगे चल रही है 10,153 वोटों के साथ। कांग्रेस की मनोज रावत 7,292 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले तक निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे थे। वहीं केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मनोज रावत 7,292, वहीं आशा नौटियाल 10,153 वोटों से केदारनाथ सीट पर आगे चल रही है। केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, डंडे लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे मतदाताओं को रोकने का काम किया, ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई हों, इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को रोकने का काम किया गया हो। चुनाव आयोग द्वारा दिन में ही कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को फिर भी भरोसा है उत्तर प्रदेश की महान जनता पे, अपने पीडीए पे। वहीं एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी का, न्यूज रूम से शुभम का, उनसे जानेंगे कि जो झारखंड में जो परिणाम आए हैं, क्या उनका यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ कुछ लेन देन है। यहाँ पर जो हेमंत सोरेन ने नारा दिया था जेल के बदले वोट, क्या उसने प्रभावित किया है यहाँ पे नतीजों को। जी शुभम। ठीक है प्रियंका, जिस तरह से आपने भी बताया कि जेल के बदले वोट, यही एक बयान जारी किया गया है और इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सियासत में अपनी पकड़ को और मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इसका असर आम जनमानस तक पहुंचे ये शायद सुनिश्चित नहीं कहा जाएगा, लेकिन स्पष्ट तस्वीरें देर शाम तक सामने क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, जब राजनीतिक माहौल इस तरह से गरमाना होता है तो राजनीतिक स्थितियों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और उसी का एक हिस्सा हेमंत सोरेन को लेकर, कार्रवाई को लेकर है। हालांकि जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन ये एक ही जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा सरगर्मियां तेज रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आए हैं। उत्तराखंड में भी सेम वैसी तस्वीरें आई हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम इस बार आएंगे और हर एक जगह से पूरी जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर पहुंच गई, उनसे आगे निर्दलीय चल रही है। तो देखिए, सियासत में आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार राजनीतिक माहौल में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। जैसे ये सियासत गरमाती है वैसे वैसे राजनीतिक अनुभव आम लोगों तक पहुंचता है और उनके अंदर भी उस बदलाव के नतीजे देखे जाते हैं जो आपको अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे देश के अलग राज्यों में जो आज चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड में विशेष उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव की श्रेणी है। लेकिन कोई भी यहां पर छोटा बड़ा चुनाव नहीं कहा जा सकता है, हर एक चुनाव एक बड़ी जिम्मेदारियों से होता है।
लेकिन हर एक जगह अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हर एक जगह सीटें आ रही हैं। इसका कारण क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी सूजा अब्बास, चलिए उनसे डिस्कशन कर लेते हैं। सूजा, वक्त बदलाव का ये कहा जाता था, घड़ी की सुई सुबह से ही चलती जा रही है और जैसे जैसे टिक टिक होते हो घंटे बढ़ते जा रहे हैं वैसे धड़कनों की रफ्तार प्रत्याशियों की बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यालय में, मुख्यालय दिल्ली में बेहतरीन जलेबियों के स्वागत के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई है। उद्घोष वो पहले से मना रहे हैं, इसके पीछे का क्या फीड होता है? देखिए, आपको बता दूं शुभम के जिस तरीके से पूरे सुबह से चल रहा है चुनाव के नतीजों पर हम अगर गौर करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए पूरी तरीके से, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर पहुंच गई है। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन है 224 सीटों पर पहुंच गया है। और शुभम आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 288 सीटें हैं, तो 288 सीटों में से 224 सीटों पर बढ़त, यह अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए और जश्न की बात है और जश्न बनता है और जश्न की शुरुआत हो गई है। जो हमें तस्वीरें आ रही हैं सामने बीजेपी मुख्यालय पर, बीजेपी पूरी तरीके से जश्न के मूड में है और जश्न बनता भी है। मगर जैसे जैसे देखिए अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और अगर राजनीति की बात करें तो आज भी राजनीति, देखिए राजनीति में कोई कमी नहीं है, चाहे नतीजे जो भी आ रहे हैं राजनीति में कहीं से कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करूं मैं तो महाराष्ट्र में संजय राउत का बहुत बड़ा बयान आया है। संजय राउत के अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है, मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को और अपने विपक्षी दलों को घेरने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई अब ये जो है अब ये हार रहे हैं तो अब ये बहानेबाजी करेंगे। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, उपचुनाव उससे बेहतरीन सेमीफाइनल के रूप में देखा जाना, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस लेकिन एक भी सीट पर यहां उम्मीदवार नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि बड़ा भाई यानी सपा उनके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन ये हालात तो कुछ और दिख रहे हैं। देखिए ये कहा जरूर गया था कि डरने की कोई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए शुभम, राजनीति में क्या होता है कि जिस तरीके से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव का समीकरण चला है शुरू से अगर मैं बात करूं तो पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर था। बात थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से चलती है। पहले खबरें आई कि 5-4 का फॉर्मूला होगा, फिर खबर आई कि 7-2 का फॉर्मूला होगा। उसी बीच कांग्रेस से डिस्कस किए बिना पहली सूची अखिलेश यादव जारी कर देते हैं। तो यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जिद के आगे झुकना पड़ा है। और देखिए अब बात एक तरफ तो आप कहते हैं कि चलिए भाई हम कांग्रेस का पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, मगर समाजवादी पार्टी के अगर आप साथ हैं तो देखिए ग्राउंड जीरो पे अगर मैं बात करूं, देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उन 9 विधानसभा सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लिए कितना जो है वो मतदान के लिए कितनी अपील कांग्रेस की तरफ से आई ये पूरा देश जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश में। एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से उन्होंने बोला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सपा के साथ है और सपा ने भी उनको 2 सीटें देने का वायदा किया था, फिर क्या वो वजह रही कि कांग्रेस उनसे 5 सीटें मांगती रही? अगर 5 नहीं मिली तो 1 भी सीटें नहीं लेते हैं। पीछे तकरार तो नहीं है इस राजनीतिक माहौल में? देखिए तकरार का तो देखिए आप अंदरूनी क्या बात है ये तो कांग्रेस जान सकती है या सपा जान सकती है, मगर एक बात बहुत निश्चित है, मैं शुभम आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो यहां पर देखिए 2 बातें हैं। पहली बात है समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, जो अब नतीजों में दिख भी रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं उसका असर हमें दिखाई देगा। और यही देखिए ये जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब नतीजों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 में से सिर्फ 2 सीटें, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए एक बात तो ये हो गई कि कांग्रेस का, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कॉन्फिडेंस था उसमें बहुत कमी दिखाई दी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से समर्पण कांग्रेस पार्टी ने किया, अब मजबूरी में किया या जान के किया, अखिलेश यादव की हट के सामने उनकी नहीं चली, वो जो कुछ भी बात थी वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जानती है। मगर जो तस्वीरें हमें दिखाई दी, जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी कि पहले कांग्रेस पार्टी का बहुत जो है तगड़ी दावेदारी थी फूलपुर की सीट पर, बहुत शुरू से हमने देखा
देखा, मगर क्या होता है कि फूलपुर पर भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार देती है। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि जो अपने आप में ये साबित करने के लिए बहुत है कि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश का चल रहा है, तो एक तरफ तो अखिलेश यादव की जिद थी, मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कॉन्फिडेंस में बहुत कॉन्फिडेंस की बात आई है सुजा। यहां पर कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था, भारतीय जनता पार्टी को फुल ओवर कॉन्फिडेंस था कि 400 पार का नारा सटीक साबित होगा, लेकिन आंकड़े उससे अपोजिट देखने को मिले और वहां पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी को बढ़ोतरी मिली। वही सपना लेकर अब ओवर कॉन्फिडेंस में ये उपचुनाव में नतीजों को रहा। लेकिन अब आने वाला 27 का लोकसभा चुनाव किस तरह तस्वीर रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन दोनों का ओवर कॉन्फिडेंस दोनों चुनाव में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, 2027 में अब जो है दोबारा से विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसी वजह से देखिए 2027 को ध्यान में रखते हुए ही शुरू से पहले दिन से कहा जा रहा है कि 2024 का ये जो उपचुनाव है ये समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए सेमीफाइनल है। और देखिए वही स्थिति दिखाई दी, और अगर सेमीफाइनल की तरीके से ये दोनों पार्टियों ने ना लिया होता इस चुनाव को, तो जो हमने हलचल पिछले 1-1.5 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर देखी, जो सियासी बयानबाजी हमने देखी, शायद वो बयानबाजी और जिस तरीके से जो आक्रामक तेवर थे, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस पार्टी की माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जो तेवर में आक्रामकता जो थी वो अपने आप में बताने के लिए बहुत है कि इस उपचुनाव की, हालांकि देखिए 24 लगभग खत्म हो गया, बीच में बचता है 25 और 26, 27 में चुनाव होने हैं। बहुत चलिए शुभम जी बने रहे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सुनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गाजियाबाद सीट से उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। संजीव शर्मा की बढ़त पे वो आगे चल रहे हैं, क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, एक तरफा जीत होगी भाजपा की। और पहला राउंड खुला है, पहले राउंड में 75 से 80% तक वोट भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जुड़ के काम कहाँ कर रहे हैं, पीडीए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो लोग करते हैं पीडीए। हम लोग जाति पात की कभी बात ही नहीं करते, हम तो सबका साथ करके जा रहे हैं। आज अगर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो। जब मोदी जी ने और योगी जी ने आज तक कोई डिवाइड की बात नहीं की, ये लोग करते हैं तो मुंह की खाएंगे। वहीं सीसमाऊ सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि मतगणना जो है वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हमें जीत का आधार बनाएगी। देखिए इनका तो जब अभी थोड़ी देर बाद ये ईवीएम पे भी आरोप लगाएंगे, इनका तो अपना कल्चर है। और सपा तो पहले ही हार मान चुकी है, जब उनके सबसे बड़े नेता जिनका सबको मालूम है कि वो बड़े मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जब वो चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं कि निरस्त किया जाए, तो इससे पहले वो हथियार छोड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ सीट पर फिर से उलटफेर देखने को मिल रहा है। हर मिनट के साथ यहां पर केदारनाथ सीट पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहीं सीट से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल 10,153 वोटों से इस सीट पर आगे चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक ही, कुछ मिनटों पहले तक ही इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह आगे चल रही थी, तो वहीं अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस सीट से आगे हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अभी भी 7,000 कुछ वोटों से पीछे चल रही है। 10,153 वोटों से यहां पर आशा नौटियाल आगे चल रही है। 7,292 वोटों से यहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। केदारनाथ सीट पर फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हर मिनट के रुझानों के साथ इस सीट पर रुझान तब्दील हो रहे हैं, उलटफेर देखने को मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस के मनोज रावत इस सीट पर 7,292 वोटों से पीछे हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर से केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाकर आगे आ चुकी है और निर्दलीय प्रत्याशी को पीछे कर चुकी है। आशा नौटियाल 10,153 वोटों से इस सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस के मनोज रावत 7,292 वोटों से इस सीट पर पीछे हो चुके हैं। केदारनाथ सीट एक ऐसी इकलौती सीट है उत्तराखंड में जहां पर इस समय चुनाव हो रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कब तक ये रुझान सामने आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या इसी तरह बढ़त बनाती रहेगी केदारनाथ सीट पर। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास यही सीट थी, तो क्या कुछ यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सकता है क्या आगे?
जी शाहीन जी, देखिए केदारनाथ में आज मतगणना हो रही है और जो आपने आंकड़ा बताया है तो मैं अपने दर्शकों को यानी कि टीवी के दर्शकों को एक लेटेस्ट आंकड़ा बताना चाहता हूं मतगणना का। 9वें राउंड की जो है गिनती हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल को 15,833 वोट मिल चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 12,566 वोट मिले हैं और तिरवन जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको 8,469 वोट मिले हैं। और जो लीड है भारतीय जनता पार्टी की वो 3267 वोटों की 9वें राउंड के बाद लीड है। 13 राउंड है और 13 राउंड के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य को कितने वोट मिले हैं। मगर हाँ, 9वें राउंड पर जो जैसे मैंने बताया कि 15,833 भाजपा को और कांग्रेस को 12,566 और 8,469 निर्दलीय के तौर पर 3267 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल आगे है। आपने सही कहा कि केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, मगर जो शैला रानी रावत थी उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 9वें राउंड के बाद हम कह सकते हैं कि आशा नोटियाल जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो 3267 वोटों से आगे चल रही है। जी शाहीन जी, इस सीट पर देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तराखंड में इससे पहले भी 2 बार हार चुकी है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत का दावा किया था, यहाँ पर प्रचार किया था, लेकिन फिर से जो रुझान अभी तक के सामने आ रहे हैं, जो 11 बजे तक के अभी तक रुझान सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो राज्य की राजनीति में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए केदारनाथ सीट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी, मगर उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का नेतृत्व जो है इस समय पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। जब चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में तो सरकार जिसकी होती है उन्हीं के कार्यों का मूल्यांकन होता है। यदि केदारनाथ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रत्याशी यदि जीतता है तो निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र की सरकार को लेकर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया तो उस पर उसकी मोहर लगेगी। ये भी बात सही है कि कांग्रेस ने भी जोर शोर से यहाँ हर छोटे बड़े नेता ने प्रचार किया और जिस तरह से 2 चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी तो उनका मानसिक जो है लेवल भी काफी हाई था। मगर यहाँ केदारनाथ में देखने को मिल रहा है कि 9वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 3200 से ज्यादा वोटों से जीतना, मात्र 4 चरण की गिनती रह गई है। तो ऐसा लग रहा है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। जी शाहीन जी, बात की जाए इस सीट पर जिस तरह के रुझान अभी तक देखने को मिले, जनता ने क्या कुछ मुद्दे रहे जिन मुद्दों ने इस सीट के परिणामों को इतना ज्यादा प्रभावित किया? देखिए कांग्रेस ने बहुत ही आक्रामक तौर पर प्रचार किया और सरकार के लिए जो है चाहे केदारनाथ का मुद्दा हो, चाहे वहाँ जो 4 धाम यात्रा हो उसका मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और विकास हो, जो पुनः निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनको लेकर एक आक्रामक प्रचार किया और जनता के बीच हो गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार वो अपने राज्य और केंद्र की सरकार के जो विकास कार्य है उनको लेकर जो है जनता के बीच आ रही थी और क्योंकि केदारनाथ से प्रधानमंत्री जी की भी आस्था है तो लगातार जो है उनका संदेश की जनता के बीच जा रहा था और अलग अलग माध्यमों से उन्होंने केदारनाथ की जनता को संबोधित भी किया। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया और मुद्दों को लेकर प्रचार किया, कहीं विकास को लेकर प्रचार किया। जो अब नतीजे आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 9वें चरण के बाद 3200 की लीड जो है वो काफी बड़ी लीड मानी जाती है पर्वतीय विधानसभा में। तो ऐसा लग रहा है कि जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है। जी चलिए शाहीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अब हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी शुभम का न्यूज रूम से, उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय के समीकरणों में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही हैं तो वही 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे निर्दलीय या फिर बहुजन समाज पार्टी AIMIM की बात करें उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात है, योगी के लिए भी लोकसभा चुनावों के परिणाम जैसे रहे, डू एंड डाई की स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी डू एंड डाई की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या कुछ यहाँ पर रुझानों में अब क्या तब्दीली या फिर उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्रियंका, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात की जाए तो सुबह से आप आंकड़े देख पा रहे हैं, जैसे ही ये राउंडिंग शुरुआत हुई है वैसे ही हर एक सीट पर उलटफेर नजर आ रहा है। जहां विश्वास जिस पार्टी के द्वारा जताया जा रहा था तो किसी को वहां पर संभावित वोटिंग अच्छी मिल रही है तो किसी के विश्वास पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी हम कहेंगे क्योंकि नतीजे आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे राउंडिंग और समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अटकलें और बढ़ रही हैं और कई उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा
सवाल यही बना हुआ है, जैसा कि आपको भी पता है 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फिलहाल देखी जा रही हैं, लेकिन सपा भी इससे अछूता और पीछे नहीं है। सपा का गढ़ भी देखा जाता है और ऐसे में सीसामऊ उसका जीता जागता उदाहरण रहा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की सीट होने के नाते भी यहां पर देखें तो नसीम सोलंकी जो कि सपा से बतौर उम्मीदवार हैं और यहां पर भी काफी दिग्गज दावेदारी दी गई है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं प्रियंका, उत्तराखंड में भी केदारनाथ एक जीता जागता उदाहरण रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं। केदारनाथ की सीट पर आशा नोटियाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं और सुबह से ही लगातार एक क्रम में है। इसी सवाल का जवाब हम भी चाहते हैं शाहीन जी से। शाहीन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई, लेकिन उसके बाद अब फिर उपचुनाव का दौर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत और अब तक लगातार 10,000 से ज्यादा वोटिंग में आशा नोटियाल आगे चल रही हैं। कांग्रेस सीधा तीसरे नंबर पर गई है, निर्दलीय उससे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का अस्तित्व किस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में? आंकड़ा आप बोल रहे हैं, ये आंकड़ा ठीक नहीं है। 9वें राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 15,833 वोट मिले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को 12,566 वोट मिले हैं। जो निर्दलीय 53 चुनाव लड़ रहे हैं उनको 8,469 वोट मिले हैं। 3267 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल आगे चल रही है। तो ये अपने दर्शकों को आंकड़ा हम सही बता रहे हैं। और जहां तक आपने केदारनाथ और लोकसभा की बात कही, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब उसके बाद 2 उपचुनाव है, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली। अब एक और उपचुनाव केदारनाथ हो रहा है, तो उसमें 13 राउंड टोटल केदारनाथ विधानसभा सीट पर है। 9 की काउंटिंग हो चुकी है। 9 के बाद ऐसा रुझान लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रुझान ज्यादा दिख रहा है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय इस समय प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पार्टी दफ्तर में वह जाएंगे। वहीं इस समय फिर से एक बार रुख करेंगे शाहीन जी का, उनसे जानेंगे कि इतना ज्यादा यहां पर पहले भी 2 बार कांग्रेस को यहां पर नुकसान हुआ, ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक फेरबदल अब देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस को 2 बार नुकसान नहीं हुआ है। 2 उपचुनाव जो हुए थे उन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय श्री हुई थी और तीसरा उपचुनाव यहाँ पर केदारनाथ में हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 9वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल 3267 वोटों से आगे चल रही है। 13 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है। तो 9वें राउंड के बाद जो 3233 की लीड भारतीय जनता पार्टी की है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आने वाला है। जी, वही रुक करेंगे एक बार शुभम जी की ओर। इससे पहले भी दावेदारी पर देखा जाए लोकसभा का चुनाव जीता जाता उदाहरण और उसके बाद उपचुनाव भी बेहद खास नतीजों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। क्या लग रहा है आने वाले दशक में राजनीति में किस तरह का बदलाव देखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, जनाधार है, वो विकास की ओर किस तरह जनता के मन मस्तिष्क में विकार करेगा? शाहीन सर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी सर, शुभम जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं। जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक ताजा आंकड़ा केदारनाथ चुनाव से अपडेट दे रहा हूं। 10वें राउंड का भी गिनती हो गई है, उसका भी नतीजा जो है आ गया है। 10वें राउंड की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल को 18,039 वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को 14,063 वोट मिले हैं और 53 जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 8,768 वोट मिले हैं। लगभग जो है ये 3976 का डिफरेंस जो है अब आ गया है। लगातार जो है आशा नोटियाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। उनका जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मात्र 3 राउंड की काउंटिंग रह गई है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये केदारनाथ का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और अब मात्र 3 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। और जैसे मैंने बताया कि 3976 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल आगे चल रही है। जी शाहीन जी, बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व या फिर बात की जाए यहाँ पर धामी सरकार की, क्या उनके नेतृत्व ने इन चुनावों के परिणामों पर असर डाला है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के तौर पर जो है पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का। तो जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं
तो उसमें राज्य के विकास कार्यों या राज्य की सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर जनता वोट करती है या उसका मूल्यांकन कर अपना मत का प्रयोग करती है। तो जो केदारनाथ का नतीजा आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार ने जिस तरह जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई है, उसी का ही परिणाम है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 10वें राउंड के बाद 3900 वोटों से ज्यादा आगे चल रही है। मात्र 3 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। अब ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा मोतियाल यहाँ से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में जो लीड उनकी बनी है उस लीड से ऐसा लग रहा है कि आगामी जो 3 राउंड की काउंटिंग होनी है उससे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी आशा मोतियाल है वो चुनाव जीत सकती है। जी चलिए शाहीन जी, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन फिर से एक बार रुक करेंगे न्यूज रूम से। चलिए शाहीन जी, मेरा आपसे ये, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, केदारनाथ भी एक ऐसी सीट में से एक है जहां पर पर्यटन को सबसे ज्यादा फोकस पर रखा जाता है, तो क्या कुछ यहाँ पर इस तरह के प्रभाव देखने को मिले हैं? जनता ने कांग्रेस को क्यों बिल्कुल साइडलाइन करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर फिर से भरोसा जताने का यहाँ पर दावा ठोका है? देखिए, पूरी तरीके से साइडलाइन नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत जो है वो दूसरे नंबर पे हैं और 14,063 वोट उनको मिले हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस का प्रत्याशी है। ये बात सही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया और वो जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर गए, और जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी तरीके से आक्रामक तौर पर प्रचार किया, वो तमाम सरकार की नाकामी और जो उनको मुद्दे लगे वो जनता के बीच लेकर गए, तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देती हुई वो नजर आई है। और जैसे मैंने बताया कि लगभग 3976 वोट से आगे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वहां की जो जनता है केदारनाथ की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है। जी शाहीन जी, बात की जाए यहाँ पर महिला मतदाताओं की या फिर युवा मतदाताओं की, इन लोगों का झुकाव किस पार्टी की ओर यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है? देखिए, युवा मतदाताओं की हम बात करें तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, तो उनमें उनका खासा उत्साह था। और आपने देखा होगा कि जब लास्ट दिन था उन्होंने बाइक रैली निकाली थी और बाइक रैली वो का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, तो उससे युवाओं में एक नया जोश और उत्साह जो है उसमें भरने का काम किया। और चुनाव का वो अंतिम दिन था प्रचार का, तो जिस तरह से यूथ और युवा के तौर पर वो युवाओं के साथ मोटरसाइकिल। चलिए शाहीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसमाऊ सीट पर फिर से उलटफेर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी फिर से इस सीट पर आगे चल रही है। सीसमाऊ सीट पर फिर से बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी यहाँ पर इस सीट पर फिर से पीछे हो गए हैं। लगातार 9 सीटों पर मतगणना जारी है। 6 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से सीसमाऊ सीट भी शामिल है। तो वहीं सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी आगे चल रही है। वहीं शाहीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शुभम का, उनसे जानेंगे झारखंड में यहाँ पर 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में क्या जातिगत समीकरणों ने यहाँ पर परिणामों के असर पर प्रभाव डाला है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, यहाँ जातिगत और धार्मिक समीकरण दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं। हर एक जगह राजनीतिक माहौल इसी कारण से सियासत तेज कर रहा है और आप भी देख सकते हैं जो हालात फिलहाल उलटफेर के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने ताजा अपडेट बताई है सीसमाऊ सीट को लेकर के, जहां नसीम सोलंकी एक बार फिर से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में नसीम सोलंकी का जो यहाँ का पहले का इतिहास रहा है, 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी रहे। हालांकि एक विशेष यहाँ पर विरोध और एक मुकदमे के कारण से ये खाली हुई है, लेकिन पत्नी को एक जिम्मेदारियों का निर्वहन दिया गया है और इसके साथ ही सुरेश अवस्थी को कांटे की टक्कर दी जा रही है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटों की दूसरे नंबर पर गिनती देखी जाती है। तो जातिगत समीकरण और धार्मिक समीकरण दोनों ही आधार पर हर एक जगह से हर एक सीट पर चुनाव देखा जा रहा है और शायद यही कारण है प्रियंका कि जो बढ़त बनाई जा रही है इसमें राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। और यह राजनीतिक माहौल सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। लेकिन यहां एक बड़ी सस्पेंस वाली बात देखिए, ध्यान आकर्षित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी
उत्तराखंड के उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आगे बढ़त बनाए हैं। महाराष्ट्र में भी एक सुनामी की लहर देखी जा रही है, लेकिन झारखंड में आखिरकार ऐसी कौन सी वो वजह है जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अब डर सताने लगा है? क्योंकि 12 बजने के हम बहुत निकट आएंगे, तब तक नतीजे कुछ और फेवर में होंगे, लेकिन दिन की शुरुआत से ही यहां पर बॉटम फाइनल देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजा अब्बास जुड़े हुए हैं। चलिए झारखंड की सीट पर भी थोड़ा सा विचार मंथन कर लेते हैं। सुजा, 3 जगह से देखा जा रहा है, मोदी की लहर मान लें या फिर योगी का विश्वास मान लें, जनता के ऊपर किस तरह रहा है उलटफेर आप देख रहे हैं, नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन झारखंड में आखिरकार ऐसी क्या कमी लग रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा खतरा लग रहा है? देखिए, अगर मैं नतीजों की बात करूं शुभम, तो जिस तरीके से पूरी सुबह से तस्वीर सामने आई है तो बहुत रोचक देखिए मुकाबला दिखाई दे रहा है। जहां आपने बात की कि महाराष्ट्र की एक तरफ हम बात करें तो महाराष्ट्र में तकरीबन 225 के करीब आंकड़ा, 288 में से 225 के करीब एक तरीके से सुनामी आई हुई है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें झारखंड की, देखिए झारखंड बड़ा रोचक मुकाबला है झारखंड में, और झारखंड पे सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। और उसके पीछे देखिए, अगर झारखंड की मैं राजनीति की बात करूं तो झारखंड में अब इस वक्त की जो स्थिति है तो उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रही है झारखंड में। क्योंकि अगर झारखंड के पूरे हम राजनीतिक परिवेश की हम बात करें तो चुनाव से पहले जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन के चाचा हैं चंपई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे, मुख्यमंत्री भी बने वो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, मगर देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन के दोबारा पद पे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल किया और उसके बाद बाकायदा एक चेहरा बनाया, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर उभरे चंपई सोरेन। देखिए बहुत बड़ी बात है, यहां पर ये गौर करने वाली बात है कि एक ऐसा नेता कि जो कुछ महीनों पहले किसी दूसरे दल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ शामिल किया। और शामिल करने के बाद जिस तरीके का माहौल बना तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शायद चंपई सोरेन को अपने कब्जे में ले लेना सब कुछ हो जाएगा। मगर राजनीति में अवसरवादी का मौका देखा जाता है, कई पार्टी षड्यंत्र भी चलते हैं, कई तरह की सियासत गरमाती है और यही कारण होता है कि दल बदल की राजनीति चुनाव के दौर पर देखने को मिलती है। क्या झारखंड में भी इसी उम्मीदों के साथ में देखा गया? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके की हम राजनीतिक परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जो स्थिति झारखंड में दिखाई दी है तो उसके हिसाब से बिल्कुल ये बात कहना गलत नहीं होगा। देखिए दल बदलने का और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है, मगर देखिए कितना सिलसिला किसका कितना कामयाब हुआ ये पता चलता है तब जब चुनाव के नतीजे आते हैं। और आज वही दिन है कि जब झारखंड में, और वहीं हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो झारखंड की अगर हम बात करें तो देखिए जो बीजेपी ने चाल चली थी झारखंड में, जो बीजेपी ने जो स्ट्रोक लगाया था, मास्टर स्ट्रोक था, वो उस वक्त तो ये माना जा रहा था क्योंकि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत मजबूत चेहरा है और बहुत पुराने चेहरा है। और देखिए जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन के चाचा रहे हैं वो, और शिबू सोरेन के भाई साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल 13,696 वोटों से आगे बढ़ चुकी हैं। केदारनाथ सीट पर यह इस समय का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के मनोज रावत 10,633 वोटों से पीछे हो चुके हैं। केदारनाथ सीट पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल इस वक्त आगे चल रही है। केदारनाथ सीट पर बड़ा उलटफेर इस वक्त का, आशा नौटियाल 13,696 वोटों से आगे हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर मनोज रावत 10,633 वोटों से पीछे हैं। इस वक्त की केदारनाथ सीट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा उलटफेर केदारनाथ सीट पर देखने को मिल रहा है। हर मिनट के साथ यहाँ पर रुझानों में तब्दीली देखने को मिल रही है, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हर एक मिनट के साथ यहाँ पर हर एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल 13,696 वोटों से आगे हो चुकी है। केदारनाथ सीट पर बढ़त यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है 10,633 वोटों से। कांग्रेस के मनोज रावत इस सीट से पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कहें या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर उन दोनों ने ही बखूबी अपना काम दिखाया है। यहां पर 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद यहां पर केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है और आशा नौटियाल 13,696 वोटों से इस सीट पर आगे चल रही है।
केदारनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी के मनोज रावत 10,633 वोटों से पीछे हो चुके हैं। वहीं इस सीट पर यह बड़ा उलटफेर इस समय का देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे संवाददाता सुनील ने मतदान स्थल का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उपचुनाव के बाद आज मतगणना चल रही है, लगातार मतगणना चल रही है। कभी कोई प्रत्याशी आगे रह रहा है तो कभी कोई प्रत्याशी आगे रह रहा है। सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां पहले राउंड में नसीम सोलंकी जो है 20 वोटों से बढ़त बनाई थी, वहीं अब 8वें राउंड तक पहुंचते उनकी बढ़त करीब 28,000 से ऊपर हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को अब तक करीब 13,000 के आसपास वोट मिले हैं, जबकि नसीम सोलंकी 41,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं वोटिंग की बात करें तो अब तक करीब 55,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। मैं सुनील वर्मा, टीवी 100 न्यूज, कानपुर। वहीं मैनपुरी से हमारे संवाददाता विशाल ने भी मतदान स्थल का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। आज 23 नवंबर का दिन है और आज का दिन राजनीतिक गलियारे में बेहद ही खासा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि करहल विधानसभा पर जो उपचुनाव हुआ था उसके मतों की गणना आज शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से नवीन गल्ला मंडी स्थल मतगणना स्थल पर मतों की गणना की शुरुआत कर दी गई थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गणना हुई, जिसके बाद ईवीएम का ताला खुला और ईवीएम से जो है मतों की गणना शुरू हुई। तीसरे चरण के मतों की गणना हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव करीब 6,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव से आगे चल रहे हैं। लगातार मतों की गणना जारी है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। नवीन गल्ला मंडी स्थल जो कि मतगणना स्थल बनाया गया है, उसको चारों तरफ से अभेद किले की तरह कील दिया गया है। सभी गेटों पर पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती देखने को मिल रही है। स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान पुलिस अधीक्षक संभाले दिखाई दे रहे हैं। लगातार देर शाम तक हम मतों की गणना के अंतिम दौर तक आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए। मैं विशाल शर्मा, टीवी 100 मैनपुरी। वहीं तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारी ब्यूरो चीफ रूही खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए उनसे जानेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। शाम 7 बजे वह यहां पर पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जिस तरह से यहां पर महाराष्ट्र में या फिर बात की जाए यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसके मद्देनजर? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही सबकी नजरें जी टिकी हुई थी इस चीज की कि कौन सा गठबंधन और कौन सी पार्टी कहां पर सबसे आगे चल रही है। मैं आपको बता दूं कि आपने महाराष्ट्र में जब वोटिंग पड़ी थी तब देखा गया था कि भारी संख्या में, पहले से ज्यादा कहीं महाराष्ट्र में वोटिंग हुई थी, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि वोटिंग जो जिस तरह हुई है वो किसके पक्ष में जाएगी। जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, रुझानों में देखा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और ऐसे में बस थोड़े ही समय में ये रुझान अब नतीजों में तब्दील भी हो जाएंगे। झारखंड में भी आपने नतीजे देखे, झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस वो आगे दिख रही है और जो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के ऊपर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी बीजेपी आगे आती हुई नजर आ रही है। और आप ये देख सकती हैं प्रियंका, जब दिखता है कि पार्टी को पहले से ही कि हाँ के रुझानों में ही हमेशा नतीजे तब्दील होते हैं, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कई जगह आगे चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि शाम को जब पार्टी की जीत होती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और अपने कार्यकर्ताओं और जो टीमें गठित करी गई जिन्होंने इन पूरे चुनावों में पूरे टीमें जिस तरह मेहनत करी गई उनको संबोधित करते हैं और अपनी पार्टी जो हमेशा कहते हैं कि हम हमारे काम के आधार पर हमें जनता वोट करती है, तो इस चीज को लेकर भी सारी तैयारियां बीजेपी मुख्यालय के अंदर तैयारी सुबह से ही शुरू हो चुकी हैं। अब वक्त सिर्फ नतीजों का है कि जिस तरह से रुझान अब नतीजों में तब्दील होंगे और जिस तरह के नतीजे सामने आएंगे तो देखने वाली बात ये होगी प्रियंका कि सारी जो तस्वीर होगी वो कुछ समय में ही, थोड़ी समय में साफ हो जाएगी।
चलिए रूही जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।